प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली। बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य, द्वितीय प्रश्न पत्र, प्रयोजनमूलक हिंदी। विद्यार्थियों, कल तक मैंने आपको प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत वितरण प्रबंधन और प्रसार प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान की और वितरण प्रबंधन और प्रसार प्रबंधन की कार्य व्यवहार, उनके दायित्व और उनका जो व्यवहार है, उस व्यवहार के प्रमुख जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। आज हम नया चैप्टर आरंभ करने जा रहे हैं, प्रेस कानून और आचार संहिता। हम भारत के नागरिक हैं और नागरिक होने के साथ साथ भारतीय जो संविधान है, उस संविधान के अंतर्गत हम सभी को संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप उसमें जो कानून वर्णित हैं, उन कानूनों के अनुरूप ही हम सबको अपना कार्य करना पड़ता है। तो इसी तरह से जो प्रेस है, मीडिया है, उस मीडिया के लिए भी कुछ कानून हैं और उन कानूनों के अनुरूप ही मीडिया को अपने दायरे में रहकर कार्य करना पड़ता है। और साथ ही साथ उनकी जो आचार संहिता है, उस आचार संहिता को भी हमारे यहाँ प्रेस कानून और आचार संहिता नामक जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में व्यक्त किया है। संचार माध्यमी लेखन जितना वाक की स्वतंत्रता, वाक माने बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत लेखक की स्वतंत्रता का परिचायक है, वहीं माध्यमी कानून की व्यवस्थाओं की पालना के लिए भी वैध है। अर्थात जो भी कानून की वैधताएं हैं, उन वैधताओं को हमें स्वीकार करना होगा। हम जिस प्रकार से लेखक लिखने के लिए स्वतंत्र है, उसी प्रकार से पत्रकार भी छापने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन कानून की जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं की पालना करना हमारा उत्तरदायित्व है। इसलिए माध्यमों के लिए विभिन्न प्रकार का लेखन करने की स्वतंत्रता अवश्य है, पर आत्मानुशासन का या आचार संहिता का पालन करना भी लेखक की मर्यादा है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सभी माध्यमों के लिए लेखन भी विविध विधि नियमों के से अनुशासित होता है, तभी गौरव में स्थान प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए प्रत्येक लेखन कार्य को विधि माने कानून के नियमों के अनुरूप ही या उनकी अनुशासित स्वरूप को पालना करनी पड़ती है। भारत में प्रथम प्रेस आयोग मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत कानूनी व्यवस्थाओं की अनुपालनार्थ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम प्रेस आयोग का गठन सन 1952 में हुआ। प्रेस आयोग जांच कानून 1952 ने निम्नलिखित बिंदुओं पर विचारार्थ प्रथम प्रेस आयोग का गठन किया। जो प्रेस आयोग का गठन किया था, उस गठन में कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर हमने विचार किया। पहला है छोटे बड़े समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, समाचार समितियों और फीचर सिंडिकेटों के नियंत्रण व्यवस्था और वित्तीय स्थिति पर विचार किया। नंबर 2, एकाधिकार और श्रृंखला पत्रों का समाचार और विचार पर प्रभाव। नंबर 3, प्रेस की मालिकाना कंपनियां, विज्ञापन और अन्य बाहरी दबाव। नंबर 4, पत्रकारों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, काम की स्थिति और उनके वित्तीय स्तर की रक्षा। नंबर 5, प्रेस, कागज और मशीन आदि के विभिन्न पहलू। नंबर 6, पत्रकारों के लिए स्तरीय आधार, सरकार और प्रेस प्रबंधन, प्रेस सलाहकार और संपादकों तथा पत्रकारों की संस्थाएं। नंबर 7,
प्रेस की स्वतंत्रता कानूनों में ऐसे संशोधन जो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक जान पड़े। प्रथम प्रेस आयोग ने अपना प्रतिवेदन सन 1954 में 3 भागों में प्रेषित किया। पहला भाग है प्रेस जगत की जांच और सुझाव, दूसरा भारतीय पत्रकारिता का इतिहास और तीसरा है प्रश्नावलियां, परिशिष्ट, ज्ञापन, अर्थव्यवस्था तथा पाठक आदि के पत्र। इस प्रकार से प्रथम प्रेस आयोग की जो निम्न संस्तुतियां थीं अर्थात सुझाव थे, वो सुझाव 1954 में दिए उसने। तो पहला सुझाव था प्रेस परिषद की स्थापना करना। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि प्रेस के लिए एक स्वतंत्र निकाय की आवश्यकता है। तो प्रेस आयोग की स्थापना। नंबर 2, पत्रकारों की आचार संहिता के समूह सूत्रों का गठन। नंबर 3, पृष्ठानुसार मूल्य का निर्धारण। नंबर 4, 40% से अधिक विज्ञापन न हो। नंबर 5, विज्ञापन परिषद की स्थापना। नंबर 6, प्रेस रजिस्ट्रार की नियुक्ति। नंबर 7, समाचार समितियों के निगम की स्थापना। नंबर 8, प्रेस उद्योग पर अन्य मालिकों का प्रभाव कम किया जाए। नंबर 9, एकाधिकार की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए। नंबर 10, पत्रकारों के हितार्थ उद्योग नियम, वेतन, काम के घंटों का निर्धारण। नंबर 11, केंद्रीय सरकार द्वारा समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की जांच और व्यवसाय का कार्य। तो इस प्रकार से ये 11 सुझाव प्रथम प्रेस आयोग ने अपनी संस्तुति में 1954 में प्रदान की है। इस प्रथम प्रेस आयोग की संस्तुतियों और सुझावों के आधार पर केंद्र सरकार ने समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार कार्यालय की स्थापना जुलाई 1956 में कर दी और उसके माध्यम से अखबारी कागज के वितरण की व्यवस्था आरंभ हुई। प्रेस परिषद कानून 1965 में पारित किया गया और जुलाई 1966 से प्रेस परिषद का गठन किया गया। प्रेस परिषद का गठन। केंद्र सरकार ने प्रथम प्रेस आयोग 1952 की संस्तुति के आधार पर प्रेस परिषद की स्थापना का अधिनियम 1956 पारित किया, जिसका उद्देश्य निम्न थे। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की रक्षा करना, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य, व्यवसाय के उच्च स्तर के अनुसार पत्रकारों के लिए आचार संहिता तैयार करना। इस प्रकार से पत्रकारों के लिए भी व्यावसायिक आचार संहिता की आवश्यकता महसूस हुई। नंबर 3, समाचार पत्र और पत्रकार समाचार और लेखकों के प्रकाशन में भाषा और सार्वजनिक सुरुचि का उल्लंघन, रोकरेखों की तथा नागरिकता के कर्तव्यों और अधिकारों की प्रति पूर्ण निष्ठा का परिचय देने की व्यवस्था की गई है। नंबर 4, लेखकों के द्वारा पत्रकारों को राष्ट्र की सेवार्थ प्रेरित करना। नंबर 5, सार्वजनिक हित से संबंधित समाचारों के संकलन और वितरण में व्यवधान उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों पर दृष्टि रखना। नंबर 6, पत्रकारों के प्रशिक्षण की संतोषजनक व्यवस्था करना। नंबर 7, समाचार पत्रों की सहायतार्थ समाचार संकलन एवं वितरण हेतु एक सामान्य अभिकरण की स्थापना। नंबर 8, पत्रकारिता से संबंधित सभी वर्गों के कर्मचारियों के मध्य सहयोग और सामंजस्य की स्थापना करना। नंबर 9, समाचार पत्र व्यवसाय में एकाधिकार की रोकथाम करना। नंबर 10, पत्रकारिता संबंधी तकनीकी खोज को प्रोत्साहन देना। इस प्रकार से प्रथम प्रेस परिषद ने इन 10 प्रस्तावों को पारित किया, जो ये उद्देश्य निम्न प्रकार थे। प्रेस परिषद उन समाचार पत्रों एवं पत्रकारों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करती है जिन पर पत्रकार आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप होता है, तथा जांच के बाद दोषी
के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करती है। इस प्रकार प्रेस के दायित्व व्यापक होते हुए भी सीमित हैं। अब आता है प्रेस परिषद के दायित्व कि प्रेस परिषद के दायित्व कौन कौन से हैं। भारत में स्थापित भारतीय प्रेस परिषद के दायित्वों का उल्लेख प्रथम प्रेस आयोग के अनुसार किया गया। पहला है प्रेस की स्वतंत्रता का संरक्षण। नंबर 2, आज़ादी बनाए रखने के लिए प्रेस की सहायता। नंबर 3, लोक रुचि का उच्च स्तर बनाए रखना और नागरिकता के अधिकार और उत्तरदायित्व की भावना के पोषण के प्रति प्रेस पर अंकुश। नंबर 4, पत्रकारिता क्षेत्र में कार्यरत समस्त व्यक्तियों में उत्तरदायित्व और लोक सेवा की भावना के विकास को प्रोत्साहन। नंबर 5, लोक रुचि और महत्व के समाचारों के संवरण और प्रसार में आने वाली बाधाओं की जांच भारतीय समाचार पत्रों, समाचार समितियों, विदेशी समाचार पत्रों, समितियों व अन्य संस्थाओं के बीच पुनः प्रकाशन के समझौते पर दृष्टि रखना। नंबर 6, पत्रकारिता के क्षेत्र में भर्ती, शिक्षा और प्रशिक्षण के तरीकों में सुधार, आवश्यक होने पर प्रेस इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाओं की स्थापना। नंबर 7, प्रेस इंस्टीट्यूट के माध्यम से प्रेस में छापी गई सामग्री और क्रियाकलापों का लगातार अध्ययन करना। नंबर 8, पत्रकारिता के समस्त विभागों में उचित वृत्तिमूलक संबंधों में वृद्धि करना। नंबर 9, पत्रकारिता क्षेत्र में आपत्तिजनक आचरण को सेंसर करना, वृत्ति के उच्च स्तर के अनुरूप आचार संहिता तैयार करने का प्रयास करना। समय समय पर आवश्यक प्रतीत होने वाली आम सेवाओं की स्थापना कर प्रोत्साहन। नंबर 11, तकनीक और अनुसंधान का विकास। नंबर 12, प्रेस में होते हुए केंद्रीयकरण और एकाधिकार की रिपोर्ट का प्रकाशन एवं आवश्यक प्रतिकार और सुझाव। नंबर 13, अपने कार्य और प्रेस विषयक लेखा जोखा का कम से कम 1 वर्ष में प्रकाशन, जिसके अंतर्गत समाचार पत्रों की संख्या और प्रसार संस्था, श्रमजीवी पत्रकारों की स्थिति तथा प्रेस आयोग की आर्थिक स्थिति का उल्लेख उसमें किया जा सके। नंबर 14, मालिकाना गठन और प्रेस के कार्य पर उसके प्रभाव की जांच। इस प्रकार से प्रथम प्रेस आयोग ने जो प्रेस परिषद की हमारे भारत में 1956 में स्थापना की, उस प्रेस परिषद के द्वारा सुझाए गए जो कार्य थे, उन कार्यों को प्रेस परिषद के उत्तरदायित्व के रूप में भारत सरकार ने वर्णित किया। तो इस प्रकार से प्रथम प्रेस आयोग का गठन, फिर प्रेस आयोग के द्वारा सुझाए गए सुझाव और भारत सरकार के द्वारा प्रथम प्रेस परिषद का गठन और उस गठन के बाद उसका क्या उद्देश्य था, उन उद्देश्यों पर चर्चा की। उद्देश्यों के साथ साथ प्रेस परिषद के जो दायित्व है, उन दायित्वों पर आज हमने चर्चा की। इसके बाद आता है द्वितीय प्रेस आयोग, जिसकी आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी क्योंकि प्रथम प्रेस आयोग के दायित्व और उद्देश्य में कुछ खामियां रह गई थी। इस कारण से द्वितीय प्रेस आयोग की स्थापना भारत सरकार को करनी पड़ी। इस पर अब हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।